गुड मॉर्निंग। हाँ विनीत, आवाज आ रही है? ओके। क्या हो गया? एसी? तो चला लो। लो, कहाँ तक अपने लिपिड खत्म हो गई थी भाई बात लिपिड में। चलो, लिपिड में जो हमने बात किया था, कहा था लिपिड जो है टोटल तीन प्रकार के। एक कहा था सिंपल लिपिड, वो भी दो प्रकार का था, एक तो ग्लिसराइड और दूसरा वैक्स। कंपाउंड लिपिड दो प्रकार के, एक तो फॉस्फोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तीन प्रकार का था, एक कहा था फॉस्फेटाडाइल कोलिन या लेसिथीन, और दूसरा था सिफेलिन, तीसरा था स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। डेराइव्ड लिपिड दो प्रकार के बताए थे, एक तो बताया था क्रोमोलिपिड और दूसरा कहा था हमने एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स दो प्रकार के बोले थे, अगर अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप एस्टिरोल, और अगर कीटोन है फंक्शनल ग्रुप एस्टिरोन्स। तो ये तो लिपिड की बात हुई थी। आज जो हमें बातचीत करनी है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अगर बात करी जाए तो कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट्स जो हैं आवश्यक हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रत्येक प्रोटीन्स के अंदर दिखेगी। लेकिन अधिकांश प्रोटीन ऐसे होंगे जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा जो है सल्फर भी दिखेगा। तो मैंने कहा अधिकांश प्रोटीन्स में सल्फर उपस्थित होता है। क्या सभी प्रोटीन में सल्फर उपस्थित होता है? नहीं, अधिकांश प्रोटीन में सल्फर उपस्थित होता है। सभी प्रोटीन के अंदर चार जो बताए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी में मिलेंगे। सल्फर अधिकांश में मिलेंगे। और कुछ प्रोटीन्स के अंदर आपको, कुछ प्रोटीन्स में हमें दिखेगा आयोडीन, आयरन और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस उपस्थित होता है। तो हमने कहा यहां पर कुछ प्रोटीन्स में आयोडीन, आयरन और फॉस्फोरस उपस्थित होता है। सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। अधिकांश में इनके अलावा सल्फर होता है, और कुछ में इनके अलावा आयोडीन, आयरन और फॉस्फोरस आपको दिख जाएगा। हालांकि प्रोटीन्स की बात करी जाए तो हम कहते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का बहुलक ही तो होता है। अमीनो एसिड्स का बहुलक या पॉलीमर होगा, लेकिन समबहुलक होगा या विषम? और विषम हेट्रोपॉलीमर होता है भाई, अलग अलग अमीनो एसिड्स के ही तो जुड़े हुए होते हैं प्रोटीन। तो हम कहते हैं अमीनो एसिड्स का हेट्रोपॉलीमर होता है या विषम बहुलक होता है। हेट्रोपॉलीमर होता है या विषम बहुलक होता है। अलग अलग अमीनो एसिड जो हैं जुड़ करके बनाती हैं प्रोटीन्स। हम कहते हैं अभी तक अब तक 300 के आसपास अमीनो एसिड्स की खोज हो चुकी है। लेकिन प्रोटीन निर्माण में केवल 20 अमीनो एसिड्स, प्रोटीन निर्माण में केवल 20 अमीनो एसिड्स का उपयोग होता है। तो भाई अभी तक जो है 300 के आसपास अमीनो एसिड की खोज कर चुके हैं हम, लेकिन जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में, प्रोटीन के निर्माण में केवल कितने अमीनो एसिड का भागीदारी है? 20 अमीनो एसिड का ही।
उस 20 अमीनो एसिड में से बात करें आपके सामने तो 10 तो आवश्यक हैं और 10 अनावश्यक हैं, 10 तो एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल हैं। तो 10 आपको एसेंशियल अमीनो एसिड या आवश्यक अमीनो एसिड की बात होगी और 10 जो कहेंगे हम वो होगा नॉन एसेंशियल या अनावश्यक, आपको दिखेगा अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल या आवश्यक अमीनो एसिड कहने का मतलब क्या हुआ? जिनका उत्पादन शरीर में ना होता हो या जिनको भोजन के साथ लेना जरूरी होता है। तो 10 अमीनो एसिड जिनको आवश्यक कह रहे हैं मतलब इनको भोजन के साथ लेना जरूरी होता है, और जिनको अनावश्यक नॉन एसेंशियल कह रहे हैं इनको भोजन के साथ लेना जरूरी नहीं है। अब जो आवश्यक अमीनो एसिड हैं इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है, टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ, जिसमें टी का मतलब है, पहले टी का थ्रेओनीन, वैलिन, मिथ्योनीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। फिर से बोलो, थ्रियोनीन, वैलिन, मिथ्योनीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। एक बार सब बोलो, थ्रियोनीन, वैलिन, मिथ्योनीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। तो ये 10 क्या हो गए? आवश्यक अमीनो एसिड जिनको भोजन के साथ लेना आवश्यक है। बाकी जो 10 बच गए वो अनावश्यक हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, एक याद रख लिया तो दूसरे भी ध्यान रह जाते हैं। इनमें जो बात हो रही है ये जो ए और एच है, पाथ में जो ए और एच है, तो इसमें ए का मतलब क्या है? आर्जिनिन है, और एच का मतलब क्या है? हिस्टिडीन है। तो आर्जिनिन और जो हिस्टिडीन जो होता है इसको कहते हैं सेमी एसेंशियल, अर्ध आवश्यक। अब सेमी एसेंशियल या अर्ध आवश्यक कहने का मतलब क्या हुआ? कि ये शरीर में बनते हैं लेकिन भोजन में लेना आवश्यक है। बाकी जितने हैं इन दोनों के अलावा वो शरीर में नहीं बन रहे, लेकिन इनका निर्माण आर्जिनिन और हिस्टिडीन का, इनका जो उत्पादन होता है शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। यानी शरीर में बन तो रहे हैं लेकिन कम मात्रा में। तो डाइट के साथ, भोजन के साथ लेना जरूरी भी है और शरीर में ये बन भी रहे हैं। बाकी बन ही नहीं रहे लेकिन ये बन रहे हैं कम मात्रा में, तो भोजन के साथ लेना आवश्यक हो गया इसलिए आवश्यक हो गया, और शरीर में बन रहा है थोड़े मात्रा में इसलिए सेमी एसेंशियल हो गया। ठीक है, अब हमारे सामने बात करी गई कि भाई जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें 10 जो है एसेंशियल है और उसी में से 2 ऐसा है जिसको सेमी एसेंशियल कह देते हैं, यानी शरीर में बनता तो है कम मात्राओं में बनते हैं, जैसे आर्जिनिन और हिस्टिडीन हो गया। अब जो भी आप अमीनो एसिड देख रहे हो उसको कहा जाता है सभी अमीनो एसिड्स। सभी अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन के अलावा बात हो रही है, सभी अमीनो एसिड्स लीवोरोटेटरी होते हैं। सभी अमीनो एसिड्स लीवोरोटेटरी होते हैं, किसके अलावा? ग्लाइसिन के अलावा। ग्लाइसिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सब लीवोरोटेटरी होंगे, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। NH2 कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब जितने भी अमीनो एसिड हैं उनमें R ग्रुप ही तो अलग होगा। अब मान लो कि यहां पर हम क्या करते हैं, ग्लाइसिन के अंदर बात करें तो R की जगह पे क्या होता है? H, और इसीलिए हम कहते हैं ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट
अमीनो एसिड सबसे साधारण तो यही होगा भाई, जो आर की जगह पे क्या रखा जाए, एच रखा जाए। तो हमने कहा कि आर की जगह पे एच होता है, यानी कि जब एच रख दोगे आर की जगह पे तो क्या कायरल कार्बन होगा क्या? और जब कायरल कार्बन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा ना तो राइट साइड। तो ग्लाइसिन के अलावा सभी के सभी लिवोरोटेटरी होंगे, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन अनुपस्थित है, कायरल कार्बन है नहीं, क्योंकि वहां आर की जगह पे एच होता है। तो अब क्या होता है कि ऐसा अमीनो एसिड जिसके एक ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और अमाइनो ग्रुप भी हो, ऐसे कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ऐसा अमीनो एसिड जिसके एक ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और ऐसे अमीनो एसिड को कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो, जो हमने कहा है कि प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो एसिड का योगदान है, 20। तो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वो सब के सब कैसे हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स का मतलब हो गया एक ही कार्बन पर आपको कार्बोक्सिलिक समूह भी दिख जाएगा और अमीनो समूह भी दिख जाएगा। जो 300 अमीनो एसिड्स हैं उन 300 के 300 सभी के सभी जो होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड नहीं होते, यानी एक ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप अटैच नहीं होता। जो प्रोटीन निर्माण में योगदान दे रहे हैं वो सब के सब क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि उनके एक ही कार्बन पर आपको कार्बोक्सिलिक और अमाइनो समूह दोनों जुड़े दिख जाएंगे। आपने सुना होगा जैसे गाबा न्यूरो इनहिबिटर, सुना है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, ये भी एक अमीनो एसिड है। फिर इसी तरीके से आपने सुना होगा सिट्रोलिन, फिर ऑर्निथीन, ये सब क्या है, अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन निर्माण में अपना योगदान नहीं देते। तो जो प्रोटीन निर्माण में योगदान दे रहे हैं वो 20 अमीनो एसिड है और वो सब के सब अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि एक ही कार्बन पर कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप की उपस्थिति दिखेगी। फिर बात आ रही है यहां पर कि अमीनो एसिड्स को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें एसिडिक क्षमता भी हो और बेसिक यानी अल्कलाइन क्षमता भी हो, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो और अल्कलाइन भी। जरा खुद सोचो, यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई, और यहां पर NH2 आ गया, अल्कलाइन क्षारीय जो है विशेषता भी आ गई। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि एसिडिक और अल्कलाइन दोनों की उपस्थिति होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एसिडिक समूह भी हो और अल्कलाइन समूह भी हो, ऐसे हम केमिकल को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अब क्या कहा जाता है यहां पर कि जो एक विशेष पीएच होता है, तो एक पीएच होता है जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक विशेष पीएच होता है, विशेष पीएच होता है जिस पीएच पर या जिस पीएच पर ज़्विटर आयन उत्पन्न होता है। ज़्विटर आयन एक ऐसा आयन होता है जिसको कहते हैं नेट चार्ज 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मैं यहां बात शेयर करूं, तो देखो हमारे सामने ये कोई एक अमीनो एसिड है, इसको कहा CRH, ये है COO- और इसको कहा हमने NH3 पॉजिटिव। ये कौन सा आयन स्टेट है, इसको कह रहे हैं ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन ऐसा आयन होता है जहां पर नेट चार्ज क्या है, 0। देखो एक माइनस चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया, 0 हो गया। यानी कि आप ज़्विटर आयन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ना तो ये एनोड की तरफ जाएगा ना तो कैथोड की तरफ जाएगा।
और ये ज्विटर आयन किसी भी अमीनो एसिड का कब मिलेगा, एक विशेष पीएच पर मिलता है, और उसी विशेष पीएच को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक विशेष पीएच का मान है जिसमें अमीनो एसिड अपने ज्विटर आयन की परिस्थिति में मिल जाता है। तो जो ज्विटर आयन होगा ये आपको पीएच ऐसे पर मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, पीआई, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और जो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को ही मैंने पीआई लिखा है, और ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, याद नहीं रखना, केवल ऐसे ही डेटा समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे एसिडिक अमीनो एसिड की बात करूं, एसिडिक अमीनो एसिड की बात करूं तो आपको जो नजर आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 पीएच पर। यानी कि अगर एसिडिक अमीनो एसिड का पीएच का मान 4 हो तो वो ज्विटर आयन की परिस्थिति में दिखेगा। और अगर मान लो बेसिक अमीनो एसिड की बात करूं तो जो बेसिक अमीनो एसिड होंगे उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 10 होगा। यानी पीएच का मान अगर 10 होगा तो आपको कैसा आयनिक स्टेट दिखेगा, ज्विटर आयन। और अगर एसिडिक अमीनो एसिड हो, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा अगर, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में अगर पीएच का मान 7 है, तो अगर पीएच का मान 7 है तो ज्विटर आयन मिलेगा। यानी कि आप ऐसे मीडियम में रख रहे हो अमीनो एसिड को जिसका अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो वो अमीनो एसिड उस वक्त ज्विटर आयन की परिस्थिति में दिखेगा। तो मान लो एक कोई सॉल्यूशन है, कोई मीडियम है, और उसमें एसिडिक अमीनो एसिड है, और उस एसिडिक अमीनो एसिड का जिस मीडियम में, जिस सॉल्यूशन में रखा है हमने, उसका पीएच 4 दिया हुआ है, और वो अमीनो एसिड क्या है, एसिडिक। तो कैसा चार्ज दिखेगा, ज्विटर आयन। ठीक है। अब मान लो इसी तरह से मैंने कोई सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में मैंने बेसिक अमीनो एसिड को रख दिया है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का हमने बोला है पीएच 10 है, तो बेसिक अमीनो एसिड किस में दिखेगा, ज्विटर आयन पे। तो ज्विटर आयन एक विशेष पीएच पर मिलता है किसी सॉल्यूशन में, और उसी विशेष पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं अमीनो एसिड को बताना चाहता हूं आपसे ये कि उस पर चार्ज क्या बनेगा, उसमें चार्ज क्या मिलेगा, ये निर्भर करता है कि वो अमीनो एसिड किस तरह के पीएच वाले सॉल्यूशन में है। ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। अमीनो एसिड किस तरह के पीएच वाले सॉल्यूशन में है, उस आधार पर अमीनो एसिड का चार्ज निर्धारित होगा। जैसे अगर मैंने अमीनो एसिड को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो ज्विटर आयन बन जाएगा। और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच वाले पर अगर आपने अमीनो एसिड को रखा है तो इसका मतलब वो एसिडिक मीडियम में है। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच पे, जैसे मान लो एसिडिक अमीनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 4। अब मान लो कि मैं ऐसे सॉल्यूशन में रख रहा हूं एसिडिक अमीनो एसिड का जिसका पीएच का मान 3 है, तो बताओ वो अमीनो एसिड एसिडिक मीडियम में या बेसिक, एसिडिक। मान लो एसिडिक अमीनो एसिड ही है और मैंने ऐसे पीएच वाले सॉल्यूशन में रखा है जिसका पीएच 5 है, बताओ एसिडिक मीडियम में या बेसिक, बेसिक। यानी कि अगर कोई अमीनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच में है तो मतलब वो एसिडिक मीडियम में है, और अगर वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच पर है कोई अमीनो एसिड तो वो बेसिक मीडियम पर है। अब अगर मान लो कि मैंने कहा कि ये जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच पर कोई अमीनो एसिड उपस्थित है, तो इसका मतलब वो एसिडिक मीडियम में हो गया। अब जब एसिडिक मीडियम में हो गया तो आप सबको इतना तो पता है कि एसिडिक मीडियम क्या देगा, H+, और जब H+ देगा तो ये कहां जाके जुड़ जाएगा, COO- से। तो अब यहां पर चार्ज जो बनेगा अमीनो एसिड का, वो मैं कह रहा हूं कि ये हो गया NH3 पॉजिटिव Cr, और ये हो गया यहां पर H, और ये हो गया COOH।
यानी अगर किसी अमीनो एसिड को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे वाले पीएच के सॉल्यूशन में रख दो तो उस अमीनो एसिड का चार्ज कैसा विकसित होगा? पॉजिटिव। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच वाले चार्ज के सॉल्यूशन में रख दो तो अमीनो एसिड का चार्ज पॉजिटिव दिखेगा। अगर मान लो कि मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर वाले ही पीएच पर रखता किसी सॉल्यूशन में तो ज्विटर आयन, और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच वाले सॉल्यूशन में रख दूं तो चार्ज पॉजिटिव दिख जाएगा, क्योंकि कम पीएच में रखना वो अमीनो एसिड अपने आप को महसूस करेगा कि मैं एसिडिक मीडियम में हूं, और एसिडिक मीडियम देगा क्या चीज? एच पॉजिटिव, और उसकी वजह से ये एच पॉजिटिव है तो इतना दिमाग हम खुद लगा सकते हैं कि COO माइनस से बाइंड हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। और अगर मान लो कि यहां पर कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच वाले सॉल्यूशन में अगर अमीनो एसिड उपस्थित हो जाए तो मतलब बेसिक मीडियम में है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच वाले अगर मान लो सॉल्यूशन पर है मतलब बेसिक मीडियम में है, और बेसिक मीडियम में है इसका मतलब वो क्या देगा? बेसिक मीडियम OH माइनस, और OH माइनस देगा तो थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, यहां से OH माइनस और यहां से H पॉजिटिव, रिएक्शन करके वाटर बन करके निकल जाएगा। जब वाटर बन करके निकल जाएगा तो ये हो गया C, ये हो गया R, ये हो गया H, ये हो गया COO माइनस, और ये हो गया NH2। यानी यहां चार्ज कैसा बना? नेगेटिव चार्ज, और यहां पर चार्ज बना था पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कहा कि भाई अगर अमीनो एसिड में चार्ज जो देखना है कि वो चार्ज आ कैसा रहा है, वो चार्ज डिसाइड कौन करेगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे वाली पीएच के सॉल्यूशन में है अमीनो एसिड, या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर वाली पीएच पर है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड किस तरह के पीएच पर है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, नीचे या ऊपर, उसके आधार पर अमीनो एसिड के चार्ज निर्धारित होंगे। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच वाले पर अमीनो एसिड है तो चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच वाले सॉल्यूशन पर होगा तो अमीनो एसिड का चार्ज नेगेटिव होगा। क्लियर है ये? तो हमने कहा कि भाई जो अमीनो एसिड्स हैं उन अमीनो एसिड को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, यानी कि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अब उस पे चार्ज जो है वो निर्धारित होगा किस तरह के सॉल्यूशन के पीएच में वो उपस्थित है। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करते हैं तो एक विशेष पीएच का मान बोला गया है जहां अमीनो एसिड अपने ज्विटर आयन परिस्थिति में मिल जाता है, और उस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से फिर डिसाइड होता है कि वो चार्ज उस अमीनो एसिड पर पॉजिटिव बने या नेगेटिव। अब वो देखा जाता है कि अमीनो एसिड जो है किस तरह के सॉल्यूशन में है। अगर मान लो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा वाले पीएच में अगर वो पाया जा रहा है अमीनो एसिड, तो ज्यादा पीएच मतलब बेसिक में है, यानी OH माइनस देगा तो चार्ज क्या बन जाएगा? यहाँ नेगेटिव। तो कुल मिलाकर अमीनो एसिड का चार्ज डिसाइड होता है किस तरह के पीएच वाले सॉल्यूशन में वो उपस्थित है। ये तो बात हमने यहां पर किया अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड की कुछ और भी बात करी जाए कि अमीनो एसिड का कुछ वर्गीकरण भी किया जाता है, क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। अमीनो एसिड्स का वर्गीकरण या अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। तो अमीनो एसिड्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अमीनो एसिड्स का, ये करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप व अमीनो ग्रुप के संख्या के आधार पर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप व अमीनो ग्रुप के संख्या के आधार पर। एग्जाम्पल आपके सामने शेयर किया जाए, बताया जाए, तो सबसे पहला प्रकार हम बात करेंगे, इसको कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, जो एसिडिक अमीनो एसिड होगा उसमें आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो 2 संख्या में दिखेगा, और जो अमीनो ग्रुप होगा
वो आपको एक संख्या में दिखेगा। देखो यहां पर क्या होता है, जो भी अमीनो एसिड है उसमें ये तीन चीजें तो फिक्स हो गई, केवल बदलेगा क्या, आर। अब आर में मान लो मैंने सी डबल ओ एच कर दिया, यानी सी डबल ओ एच कितना बन जाएगा, दो। और अगर मान लो इसी आर पर मैंने लिख दूं सी एच टू एन एच टू, तो एन एच टू कितना हो जाएगा, दो। यानी कि कुल मिलाकर के एक कार्बोक्सिलिक एक अमाइनो ग्रुप तो फिक्स है। अब आर ग्रुप वाले में क्या कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है या अमाइनो ग्रुप आ रहा है या कोई भी नहीं आ रहा, उस आधार पर संख्याएं कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप की संख्याएं बदलेंगी। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो है, अमाइनो ग्रुप एक है, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड। यानी एसिडिक अमीनो एसिड के आर ग्रुप में भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उपस्थिति है। इसका एग्जाम्पल जो हमें ध्यान रखना है एसिडिक अमीनो एसिड का, उसमें एक तो है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं हम ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद से बात आती है एसिडिक अमीनो एसिड के बाद दूसरा होता है बेसिक अमीनो एसिड। जो बेसिक अमीनो एसिड है उसमें कहा जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होता है और अमाइनो ग्रुप जो होता है वो दो होता है। तो यहां पर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो था, अमाइनो ग्रुप एक था, यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है, अमाइनो ग्रुप दो होगा। इसका एग्जाम्पल आपके सामने बताया जाता है बेसिक अमीनो एसिड का, जो कि तीन होता है। एक कहते हैं लाइसीन, दूसरा कहते हैं आर्जिनिन और तीसरा कहते हैं हिस्टिडीन। तो लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये तीन बेसिक अमीनो एसिड है। तीसरा आपके सामने जो वर्गीकरण अमीनो एसिड का बोला जाए तो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल अमीनो एसिड। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसमें कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो केवल एक होगा और एक। हाँ, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड जो हमने बोला कि जो बाकी बचे हुए होंगे अमीनो एसिड, रेस्ट 15 अमीनो एसिड, यानी बचे 15 अमीनो एसिड। तो हमने क्या कहा, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप व अमाइनो ग्रुप के संख्या के आधार पर तीन प्रकार के हमने अमीनो एसिड्स की बात करी है। अमीनो एसिड्स को तीन हिस्से में बांटा है, इनका वर्गीकरण तीन हिस्से में किया है। सबसे पहला एसिडिक अमीनो एसिड, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह है, एक अमाइनो समूह है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में एक ही कार्बोक्सिलिक समूह है और दो अमाइनो समूह दिखेगा। इसके तीन एग्जाम्पल हैं, लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसमें एक ही कार्बोक्सिलिक और एक ही अमाइनो ग्रुप है, यानी कि इसके आर ग्रुप में, जो न्यूट्रल वाले होंगे उसके आर ग्रुप में ना तो कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और ना तो कोई अमाइनो ग्रुप होगा। और जितने 20 अमीनो एसिड में से तो दो ये हो गया एसिडिक, तीन हो गए बेसिक, तो 5 हो गया ये हिसाब किताब। बचे 15 जो भी हैं वो क्या हो गए, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे सामने अमीनो एसिड्स के वर्गीकरण।
अब बात आ रही है हमारे सामने प्रोटीन्स की विशेषताएं। प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज या प्रोटीन की विशेषताएं, हम कहते हैं प्रोटीन की विशेषताएं दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात जो नजर आएगी प्रोटीन की विशेषताएं, वो कहेंगे हम अमीनो एसिड्स का अनुक्रम या अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस। अमीनो एसिड्स का अनुक्रम या अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस। देखो, आप जो भी इस धरती पर ऑर्गेनिजम्स देखते हो, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप कुछ भी देखते हो तो वो या तो प्रोटीन का बना है या प्रोटीन के वजह से है, या तो प्रोटीन का है या प्रोटीन के वजह से। आप किसी भी जीव में कुछ भी देखते हो वो या तो प्रोटीन का है या प्रोटीन के वजह से है। आपको मालूम है कि जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम भी तो प्रोटीन के ही बने हैं, और जब प्रोटीन के बने हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वही एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और वही प्रोडक्ट फिर कोई ना कोई संरचना या कोई ना कोई क्रिया करने में अपना योगदान देता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि धरती पर आप कुछ भी देखो किसी भी जीव में, वो या तो प्रोटीन का ही है या प्रोटीन के वजह से ही है। और प्रोटीन जब तक भिन्न नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, तब तक भिन्न कार्य को अंजाम भी नहीं दे सकते। तो इसीलिए अब अलग अलग प्रोटीन बनाने के पीछे सबसे पहली बात होती है कि ये प्रोटीन एक प्रकार का हो गया, ये प्रोटीन दूसरे प्रकार का हो गया। तो भिन्न प्रोटीन के प्रकार बनाने के पीछे सबसे पहला जो है रीजन अमीनो एसिड का अनुक्रम या अमीनो एसिड का सीक्वेंस। अमीनो एसिड के सीक्वेंस या अनुक्रम प्रोटीन के भिन्न प्रकार को दर्शाते हैं कि ये एक अलग प्रोटीन हो गया, ये एक अलग प्रोटीन हो गया। जब तक प्रकार अलग प्रोटीन के नहीं होंगे तब तक क्रियाएं या कार्य भी अलग नहीं हो सकते। तो हमने कहा अमीनो एसिड्स के अनुक्रम जो हैं ये निर्धारित करते हैं कि प्रोटीन किस प्रकार के हैं या प्रोटीन के कितने प्रकार तैयार हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने बात करता हूं। तो जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, ये एक तीसरा अमीनो एसिड है और ये एक चौथा अमीनो एसिड है। ठीक है, पहला अमीनो एसिड जिसको मैंने मान लो एग्जांपल के तौर पर मिथुनिन कहा, ये मान लो ट्रिप्टोफैन है, ये मान लो फिनाइल एलानिन है, ये मान लो लाइसिन है। जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना होता है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, जरा बताओ ये पेप्टाइड बॉन्ड किस एंजाइम से बना होता है? कि कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है? पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, नाम सुना है? पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम द्वारा बनाया जाता है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है किसके द्वारा बनाया जाता है? पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। एक बात आपसे पूछा जाए, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोटीन का बना है या आरएनए का बना है? आरएनए का बना है। और वो एंजाइम जो आरएनए का बना है उसको हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम। अरे मॉलिक्यूलर में इसका नाम आता है भाई, ऐसे पहली बार नहीं बात हो रही है जो ऐसे घूर के देख रहे हैं जाने क्या बोल रहा हूं मैं। पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है ये जो है राइबोजाइम है। राइबोजाइम का मतलब ऐसा एंजाइम जो आरएनए का बना हो। चलो थोड़ा सा और याद दिलाऊं आपको, आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर में आरएनए, आरएनए में पढ़ा होगा एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। उस आरआरएनए में आपने पढ़ा होगा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उस प्रोकैरियोट में राइबोसोम की एक बड़ी उप इकाई होती है, एक छोटी उप इकाई होती है। जो छोटी उप इकाई होती है राइबोसोम की या स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो किस आरआरएनए का बना है? 16S आरआरएनए का बना होता है। जो राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट होता है वो बना होता है 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए, इसी का ही तो बना होता है।
तो जो 23 SrRNA है प्रोकैरियोट में, वही पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। यानी पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम के बड़ी इकाई के अंदर जो 23 SrRNA है वही पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। अरे आपने पढ़ा होगा प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें राइबोसोम के अंदर एक तो देखा होगा ई साइट, पी साइट, ए साइट। ए का मतलब एग्जिट साइट, पी का मतलब पेप्टाइडाइल साइट, ए का मतलब अमीनो एसिड साइट। जहां पी का मतलब है पेप्टाइडाइल साइट, ऐसा स्थल जहां से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, और वही पी साइट पर उपस्थित होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। यानी वही पी साइट पर उपस्थित होता है 23 SrRNA। समझ में आ रही बात? तो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना है, ये आरएनए का बना है, और आरएनए में भी आरआरएनए का बना है, जिसमें प्रोकैरियोट्स के 23 SrRNA का बना है। यूकैरियोट्स की बात करी जाए तो यूकैरियोट्स के अंदर जो लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम होता है, किसका किसका बना है? 5S, 5.8S और 28S। तो जो 28 SrRNA है वही पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। यानी यूकैरियोट्स के लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का 28 SrRNA पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, और प्रोकैरियोट्स का लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में 23 SrRNA ये क्या है? पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। लिख भी लो अगर नहीं याद हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन भी चुका है। प्रोकैरियोट्स में 23 SrRNA पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। यूकैरियोट्स में 28 SrRNA, 28 SrRNA पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। सवाल बन चुका है प्रोकैरियोट्स वाले पर। ऑप्शन आया था जिसमें पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज या राइबोजाइम कौन सा है, जिसमें जवाब गया था 23 SrRNA। प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में पूछा गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखना है अपने को कि 23 SrRNA प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? राइबोजाइम या पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। आपसे मैं यही सवाल कुछ इस तरह से पूछता, निम्न में से किन आरएनए में, निम्न में से किन आरएनए में एंजाइमेटिक क्रिया उपस्थित होता है? पहला बोलू mRNA, दूसरा बोलू tRNA, तीसरा बोलू rRNA, चौथा बोलू उपरोक्त सभी rRNA। mRNA में कोई कैटालिटिक एक्टिविटी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होता, ना तो mRNA में है ना तो tRNA में है। जो एंजाइमेटिक गतिविधि है वो केवल rRNA में है। तो हमने कहा यहां पर कि ये रहा हमारे सामने एक पेप्टाइड चैन बना होगा, और वो पेप्टाइड चैन कई अमीनो एसिड से ही तो जुड़ के तैयार होता है, और वो अमीनो एसिड जो ज्वाइन होते हैं वो किस बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो अरे राइबोसोम का काम ही केवल इतना है कि अमीनो एसिड के मध्य क्या बनाए? पेप्टाइड बॉन्ड। उसका काम ही केवल इतना है। टीआरएनए का काम क्या है? अमीनो एसिड को पकड़ के लाए, किसके जगह पे? एमआरएनए पर। एमआरएनए ये बताता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड आए। तो अमीनो एसिड जो एमआरएनए पर आते हैं उनके कोडॉन के आधार पर लेकर कौन आ रहा है? टीआरएनए। और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवा रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर 23S और यूकैरियोट्स के अंदर 28S। अब ये जो हमारे सामने, जरा बताओ, ये जो मैंने एक पेप्टाइड चेन आपको बनाया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें कितने अमीनो एसिड दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। और कितना पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है? 3। 4 अमीनो एसिड हैं और 3 पेप्टाइड बॉन्ड है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इसको टेट्रा पेप्टाइड कहूं या ट्राई पेप्टाइड कहूं? क्या कहूं? टेट्रा पेप्टाइड, ना कि ट्राई पेप्टाइड। थोड़ा धोखा देने वाला शब्द है। पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या के आधार पर नहीं, अमीनो एसिड के संख्या के आधार पर यह नाम आता है। जरा बताओ यहां कितने अमीनो एसिड हैं? 4। तो क्या कहूंगा? टेट्रा पेप्टाइड। यानी टेट्रा पेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? 3। डाई पेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा? 1। यानी अमीनो एसिड कितने होंगे? 2। ट्राई पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड? 3। पेप्टाइड बॉन्ड कितने? 2। तो थोड़ा धोखा देने वाला शब्द, ऐसा लगता है टेट्रा पेप्टाइड मतलब 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। नहीं, ये जो बात आ रही है अमीनो एसिड के
संख्या के आधार पर। तो ये मान लो हमारे सामने एक पेप्टाइड है जिसको मैंने क्या कह दिया, टेट्रापेप्टाइड 1, एक बनाइए टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक और पेप्टाइड जा रहा हूं बनाने, और उसमें मैं समान अमीनो एसिड रख रहा हूं, अमीनो एसिड सेम। अब मैं आपसे ये बोलूं कि दो पेप्टाइड चेन जिसमें अमीनो एसिड भी सेम हैं, दो पेप्टाइड चेन जिनमें अमीनो एसिड्स भी सेम हैं, क्या वो पेप्टाइड जरूरी है कि एक दूसरे की तुलना में समान ही होंगे? दो पेप्टाइड अमीनो एसिड के आधार पर समान हैं, तो क्या वो दोनों पेप्टाइड एक दूसरे के स्तर पर समान ही होंगे? ये जरूरी है। हवाई नहीं लगा होगा कईयों को। देखो यहां पर मिथ्योनीन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनीन, फिनाइलएलानीन, लाइसीन, ट्रिप्टोफैन, जरा बताओ तो ये पेप्टाइड और ये पेप्टाइड क्या अमीनो एसिड के स्तर पर समान है या नहीं है? अरे यहां पर भी मिथ्योनीन है, वहां भी मिथ्योनीन है, यहां फिनाइलएलानीन है, वहां भी है, यहां ट्रिप्टोफैन है, वहां भी है, यहां लाइसीन है, वहां भी है। यानी जो प्रकार अमीनो एसिड का इस पेप्टाइड में दिख रहा है वही प्रकार इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इनका अनुक्रम अलग है। यानी कि भिन्न प्रकार की प्रोटीन बनाने के पीछे मेन कारण अमीनो एसिड के प्रकार ना होकर के अमीनो एसिड का अनुक्रम है, उसका सीक्वेंस है। अरे दो पेप्टाइड है, दोनों में अमीनो एसिड के प्रकार भी समान है लेकिन अनुक्रम अलग है, तो ये दोनों प्रोटीन समान है या भिन्न है? भिन्न है। समझ में आ रही बात? यानी प्रोटीन को भिन्न बनाने के पीछे मेन रीजन जो है वो अमीनो एसिड का अनुक्रम है, ना के प्रकार। क्योंकि ये दो यहां प्रोटीन जो मैंने बनाया है इसमें अमीनो एसिड के प्रकार तो समान है लेकिन अनुक्रम भिन्न है। तो ये टेट्रापेप्टाइड दोनों समान है या असमान है? असमान है। ये भी टेट्रापेप्टाइड है, ये भी टेट्रापेप्टाइड है। इनमें जो अमीनो एसिड चार हिस्सा लिया है वही प्रकार के अमीनो एसिड चारों इसमें भी हिस्सेदारी लिया है, लेकिन अनुक्रम अलग है। तो इसको मैं कहूंगा टेट्रापेप्टाइड सेकेंड। ये दूसरा प्रकार हो गया, प्रकार अलग हो गया इसलिए मैंने 2 दिखा दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो प्रोटीन की विशेषताएं हैं, प्रोटीन की विशेषताएं मतलब कार्य करने की क्षमता, जो भी कार्य करे फंक्शनैलिटी उसकी, तो वो डिसाइड होंगी दो बातों पर। एक प्रोटीन की प्रकार कि भाई अलग अलग प्रोटीन अलग अलग कार्य करेंगी, और दूसरा प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटीन का विन्यास। तो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन या प्रोटीन का विन्यास, जो प्रोटीन का विन्यास होगा आपको मालूम है, एक होता है प्राथमिक प्राइमरी, और फिर होता है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी, कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो नया ताजा प्रोटीन बना होता है राइबोसोम से वो होता है प्राइमरी विन्यास में, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में, और वो सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता, भी कोई कार्य करने को अंजाम नहीं दे सकता। अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोटीन की खासियत विशेषताएं विकसित होगी अमीनो एसिड के अनुक्रम से, और दूसरा उसके कार्य करने की जो बात डेवलप होगी, विकसित होगी कार्य करने की, वो विकसित होगी उनके कॉन्फ़िगरेशन, उनके विन्यास की वजह से। तो पहला पॉइंट जो अमीनो एसिड्स का अनुक्रम होगा वो प्रोटीन को निर्धारित करेगा किस प्रकार का प्रोटीन है, और फिर वो प्रोटीन अभी कार्यगत नहीं होगा, उसको कार्यगत होने के लिए उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर करता है प्रोटीन। तो हमने कहा कि एक तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस, और दूसरा कहा हमने प्रोटीन्स का कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास। जो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उन प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कहा जाता है कि जो प्रोटीन होगा राइबोसोम से बना ताजा प्रोटीन या फ्रेश प्रोटीन। तो जो राइबोसोम से बना ताजा प्रोटीन है वही क्या है?
प्राइमरी कॉन्फ़िगर, जिसमें होगा क्या, ये मान लो एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये कोई तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड। यही तो नया ताजा अभी अमीनो एसिड निकल करके तैयार हुआ होगा। आप मुझे बताओ पहला अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप, पहले अमीनो एसिड से कौन सा ग्रुप मुक्त होगा, फ्री होगा, अमाइनो या कार्बोक्सिलिक? अमाइनो ग्रुप फ्री होगा। और लास्ट से कार्बोक्सिलिक। आपको मालूम है कि लास्ट वाले अमीनो एसिड जो टीआरएनए से जुड़ा होता है, तो रिलीज फैक्टर क्या करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही तो टीआरएनए से काट करके फ्री कराता है। तो जब इधर सी टर्मिनल हो गया तो इधर क्या हो गया, एन टर्मिनल। अरे प्रोटीन सिंथेसिस का जो आखिरी स्टेप टर्मिनेशन पढ़ते हो, तो उसमें ये टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड से जुड़ा होता है। तो जब अमीनो एसिड जो है टीआरएनए से जुड़ा होता है, कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, ईस्टर बॉन्ड से। तो यहां पर क्या किया जाता है, यही तो काट दिया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो टीआरएनए से जुड़ा होता है, तो सी ग्रुप इधर फ्री हो जाता है। जब इधर सी ग्रुप फ्री हो गया तो इधर क्या हो गया, एन ग्रुप। अब क्या होता है कि ये जो है प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है, और पहला अमीनो एसिड जो भी बनता है वो कौन सा बनता है, अरे पढ़ा होगा ना भाई, प्रोटीन की लगभग कई बातें जुड़ी हुई हैं मॉलिक्यूलर से। जहां पर पहला अमीनो एसिड जो भी बना होता है वो मिथुनिन ही तो होता है। अरे स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, AUG। रेयरली क्या होता है, GUG। सामान्यता AUG होता है और दुर्लभ रूप से GUG होता है। लेकिन प्रथम अमीनो एसिड हमेशा क्या होगा, मिथ्योनिन यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। कुछ याद है क्या, पहला अमीनो एसिड मिथुनिन ही होगा। तो जो फ्रेश बना हुआ प्रोटीन है, ताजा बना हुआ प्रोटीन है, उसमें पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथुनिन होता है। लेकिन सक्रिय प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथुनिन नहीं होता। अरे जिस प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथुनिन चाहिए होता है उसमें रह जाता है, और जिस सक्रिय प्रोटीन के अंदर पहला अमीनो एसिड मिथुनिन नहीं चाहिए होता, एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा उस मिथुनिन को काट करके हटा दिया जाता है। यानी कि ताजा बने प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथुनिन ही होगा। सक्रिय प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथुनिन ही हो ये जरूरी नहीं है। आपको मालूम है जैसे कि कुछ प्रोटीन जब बन रहे होते हैं, जब ये सक्रिय होते हैं, तो कुछ समूह का हटाना और जुड़ना भी होता है। जैसे इंसुलिन पढ़ा था, ए पेप्टाइड बी सी, बीच में सी था, उसको काट करके हटाया था, तब जाकर के सक्रिय इंसुलिन बना था। यानी जो नया ताजा प्रोटीन बना होता है, उनमें से कुछ हिस्से को काट के हटाया भी जाता है और कुछ हिस्से को जोड़ा भी जाता है, तब जाकर के वो सक्रिय बनते हैं। तो हमने कहा कि ताजा बने प्रोटीन में प्रथम अमीनो एसिड मिथुनिन ही होंगे, ये तय है। लेकिन सक्रिय प्रोटीन में प्रथम अमीनो एसिड मिथुनिन हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो प्रथम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास जो हुआ है, उनमें अमीनो अम्ल जो है अभी पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े दिखेंगे। अब क्या होता है कि इन्हीं में कुछ और बॉन्ड्स बनने लग जाते हैं, और फिर प्राइमरी से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कुछ और बॉन्ड बन करके इसी स्ट्रक्चर, इसी संरचना को अब बदल देंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी में, प्राथमिक से द्वितीयक में। अब क्या होगा, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो कहते हैं हम अल्फा हेलिक्स, दूसरा कहते हैं हम बीटा शीट। जो अल्फा हेलिक्स होता है उसमें क्या होता है कि ये जो है यहां पर स्प्रिंग जैसा घुमाव दिखता है। तो यही एक पॉलीपेप्टाइड है, यही क्या हो गया, स्प्रिंग के जैसा घूम गया। और उस स्प्रिंग के अंदर एक टर्न में, एक घुमाव में 3.5 अमीनो एसिड की उपस्थिति दिखती है। फिर नेक्स्ट घुमाव में 3.5 अमीनो एसिड की घुमाव में उपस्थिति दिखेगी। जैसे पेन के अंदर आपने स्प्रिंग देखा होगा, तो जो स्प्रिंग है वही स्प्रिंग के अंदर एक टर्न जो हो रहा है उसमें 3.5 अमीनो एसिड और नेक्स्ट में 3.5। चलो मैं इसको और थोड़ा सा आपको रिलेट करूं। डीएनए की पैकेजिंग आपने पढ़ी है, उस डीएनए की पैकेजिंग में डीएनए जो है वो ऑक्टामर से जुड़ता है, तो एक न्यूक्लियोसोम का संरचना बनता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाए तो वही संरचना
क्रोमेटिन कहलाता है। तो क्रोमेटिन का बड़ा आसान परिभाषा तो ये है, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाए तो उसी संरचना को क्या कहते हैं हम, क्रोमेटिन। यानी जब बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला जैसी संरचना, वो क्या है, क्रोमेटिन ही तो है। अब क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन के बीच में कई प्रकार के अंतःक्रियाएं या इंटरेक्शन होती हैं। मान लो एक न्यूक्लियोसोम फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, तो प्रोटीन प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं कई सारे, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, वंडरवाल इंटरेक्शन, कई तरह के इंटरेक्शन होते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम इसको खींचेगा तो ये उलझेगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम तीसरे को खींचेगा तो वो और उलझेगा। तो इसकी वजह से वहां पर स्ट्रक्चर जो बनता है स्प्रिंग जैसा, तो पहले बीट्स ऑन स्प्रिंग बनता, फिर उसके बाद कैसा बन जाता, स्प्रिंग जैसा संरचना बन जाता। उस स्प्रिंग जैसे संरचना में 3 न्यूक्लियोसोम आगे 3 न्यूक्लियोसोम पीछे, एक सोलेनॉइड, 3 न्यूक्लियोसोम आगे 3 न्यूक्लियोसोम पीछे, दूसरा सोलेनॉइड। तो ये स्प्रिंग जैसा जो संरचना बन रहा है जिसको हम सोलेनॉइड्स कहते हैं, वही कहलाता है क्रोमेटिन फाइबर। तो डीएनए प्लस हिस्टोन क्या हो गया, क्रोमेटिन। और जब वो स्प्रिंग जैसा संरचना बना लिया तो वही कहला जाता है फाइबर। फाइबर का मतलब होता है एक रॉड जैसा संरचना, एक मोटे रस्सी के जैसा संरचना। तो वहां पर क्या कहलाया था, क्रोमेटिन फाइबर। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन फाइबर नहीं है। स्प्रिंग क्रोमेटिन भी है और क्रोमेटिन फाइबर भी है। एक रॉड जैसा संरचना, एक मोटे रस्सी जैसा संरचना क्या कहलाता है, फाइबर। जरा देखो तो मैं इस प्रोटीन को कह सकता हूं फाइब्रस प्रोटीन, ये इसलिए रिलेट किया है केवल यही कहने के लिए कि यहां पर एक स्प्रिंग, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना है, यानी इस प्रोटीन को हम कह सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन, क्योंकि फाइबर के आकार के जैसा ये प्रोटीन होगा। तो हमने क्या किया यहां पर कि ये जो अभी एक ताजा प्रोटीन बना, फ्रेश प्रोटीन जो बना है, वो पेप्टाइड बंध द्वारा ही केवल बना हुआ है। अब क्या होता है कि इन्हीं में कई सारे अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाते हैं, और अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये सीधा खुला ना रह करके घूम जाता, स्पाइरल स्प्रिंग जैसा घुमाव हो जाता। और एक घुमाव में कितने अमीनो एसिड आ रहे हैं, 3.5 अमीनो एसिड। फिर नेक्स्ट जो घुमाव हुआ होगा इसमें भी कितने अमीनो एसिड, 3.5 अमीनो एसिड। सो हर घुमाव के अंदर 3.5 अमीनो एसिड की उपस्थिति दिखेगी। और ये घुमाव इसलिए हुआ है क्योंकि अमीनो एसिड्स के मध्य कौन सा बॉन्ड का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि एक ही पेप्टाइड चैन में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसलिए कह दिया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि सेम प्रोटीन मॉलिक्यूल में ही बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल आपको बताया जाता है, एक तो बताया जाता है केराटिन, दूसरा एग्जाम्पल बताया जाता है मायोसिन, तीसरा एग्जाम्पल बताया जाता है ट्रोपोमायोसिन। तो एक है केराटिन, दूसरा मायोसिन, तीसरा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, जिसमें जो केराटिन जो होता है ना, ये केराटिन बहुत हार्ड होता है, ठोस होता है, हार्ड है, टफ है, और रेजिस्टेंस टू डाइजेशन है। रेजिस्टेंस टू डाइजेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, पाचन से प्रतिरोधी है। तो जो केराटिन है ये ठोस है, हार्ड है, रेजिस्टेंस टू डाइजेशन है, यानी पाचन से प्रतिरोधी है। और इनकी टफनेस, हार्डनेस, ठोस जो बना हुआ है ये होता है सिस्टीन अमीनो एसिड की अधिक उपस्थिति के वजह से। आपको मालूम है जो सिस्टीन अमीनो एसिड होता है वो सल्फर रखता है। एक तो सिस्टीन और एक तो मिथुनिन ऐसे अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर की उपस्थिति होती है। तो सल्फर वाले अमीनो एसिड होते हैं तो उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर उतना मजबूत बनता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड थोड़े मजबूत बॉन्ड होते हैं। तो जो केराटिन की कठोरता या वो ठोस जो बना है वो किनके कारण से है, सिस्टीन अमीनो एसिड की अधिक उपस्थिति के कारण। केराटिन जो कि आपको कई बार अपने नेल्स वगैरह में भी इसकी उपस्थिति खूब सारी देखने को मिलेंगे। एक तो कहा हमने सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन का अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा शीट।
बीटा शीट के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसका बैकबोन जिगजैग होता है। और ये मान लो एक पॉलीपेप्टाइड है, ये मान लो दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, जिनके बैकबोन जिगजैग है और इन्हीं के मध्य कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो दो अलग पॉलीपेप्टाइड चैन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो बताओ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहें या इंटरमॉलिक्यूलर? इंट्रामॉलिक्यूलर। यहां तो एक ही पेप्टाइड के अंदर दिखाया था हमने हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां दो अलग पेप्टाइड के बीच हमने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया है, तो ये कहलाएगा यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका एक एग्जाम्पल फाइब्रोइन ध्यान रखना होता है, जिसको हम सिल्क के नाम से भी जानते हैं। यह है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकेंडरी के बाद ये आगे और उलझता है, ये ऐसा का ऐसा नहीं रहता, यानी कुछ और भी बॉन्ड्स का निर्माण होता है। अभी तक कौन कौन से बॉन्ड बन गए हैं? पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो नया ताजा बना था प्रोटीन उसमें पेप्टाइड बॉन्ड था, और फिर वो आगे जाकर के और जो है कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी में जब पहुंचा तो वो कैसा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड और बनने की वजह से थोड़ा और उलझ गया। अब तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने नजर आएगा ये है टर्शियरी। कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म में अधिकांश प्रोटीन्स और एंजाइम, प्रोटोप्लाज्म में अधिकांश प्रोटीन्स और एंजाइम अपने सक्रिय व्यवस्था में टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलते हैं। यानी ज्यादातर प्रोटीन जो आपको प्रोटोप्लाज्म में एक्टिव स्टेट में दिखेंगे, सक्रिय परिस्थिति में नजर आएंगे, वो किस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं? टर्शियरी। अधिकांश प्रोटीन इसी हालात में दिखेंगे प्रोटोप्लाज्म में अपने कार्य करते हुए। टर्शरी जो होगा इसको हम वाटर सॉल्युबल भी कहते हैं, जल में घुलनशील भी होगा, और वो प्रोटोप्लाज्म में कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में उपस्थित होता है प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन्स। अधिकांश प्रोटीन टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, और वो घुले हुए होते हैं प्रोटोप्लाज्म में किस रूप से? कोलाइडल रूप से। टर्शरी प्रोटीन या टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं ये ग्लोब्यूल के जैसा, ग्लोबुलर अपीयरेंस या ग्लोब्यूल के जैसा दिखते हैं, ग्लोब्यूल के जैसा दिखते हैं या ग्लोबुलर अपीयरेंस के होते हैं। ग्लोब्यूल के जैसा दिखते हैं या ग्लोबुलर अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया? स्फेयर के जैसा दिखते हैं। ग्लोबुलर का मतलब स्फेयर। स्फेयर को और अच्छे से आपको समझना हो तो जैसे ऊन आपने देखा होगा, ऊन, ऊन का बॉल आपने देखा होगा, उसी ऊन के बॉल के जैसा उलझा हुआ प्रोटीन टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऊन के जैसा, जैसे कुछ इस तरह से उलझा हुआ आपको दिखेगा। तो ग्लोब्यूल का मतलब है स्फेयर या ऊन के जैसा एक बॉल। अब यहां पर जैसे मान लो कि ये एक सी टर्मिनल होगा तो ये वाला क्या होगा? एन टर्मिनल। तो सी टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज, एन टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज। अब जाहिर सी बात ये एंड खुले भी नहीं रहेंगे, आयनिक इंटरेक्शन की वजह से ये बंद भी होंगे। यानी पूरा एक अच्छा सा स्फेयर बना होता है, एक बड़ा अच्छा सा बॉल या ऊन के जैसा संरचना बना होता है, जिसको ग्लोब्यूल के जैसा संरचना भी कहा जाता है। ग्लोब्यूल स्फेयर जैसा संरचना। अब यहां पर क्या होता है, तो हम कहते हैं कि आखिर ये संरचना बना तो क्यों बना? तो हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कुछ और बॉन्ड बन गए, जिसकी वजह से ये ऐसे स्ट्रक्चर नहीं रहे, ये आगे और जाकर के उलझ गए। तो अब टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और कौन कौन से बॉन्ड्स बने हैं जिनकी वजह से ये उलझ गए हैं, उसी की बात हम करें। तो हमने कहा कि टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन में इनमें निम्न बंध की उपस्थिति होती है।
तो कुछ बॉन्ड्स इसमें आपको दिखेंगे। सबसे पहला बॉन्ड हम जो कहते हैं वो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या बना था भाई? पेप्टाइड बॉन्ड ही तो बना था। पेप्टाइड बॉन्ड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे मजबूत बंध पेप्टाइड बॉन्ड है। फिर इसके बाद से यहां पर दूसरा जो बॉन्ड बना था वो कौन सा बना था? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, इन दोनों बॉन्ड के अलावा 3 और प्रकार के बॉन्ड आपको इस स्फीयर जैसे संरचना या ऊन के बॉल के जैसे संरचना में दिखेंगे। तीसरा बॉन्ड जो होगा वो होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इसको कहते हैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी दूसरे नंबर पर मजबूत बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड के अलावा आपको दिखेगा यहां पर चौथा बॉन्ड जिसको कहेंगे हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें खाली आर ग्रुप में ही तो परिवर्तन दिखेगा भाई, आर ग्रुप में ही। अब आर ग्रुप पर हो सकता है कि कोई पोलर ग्रुप हो या कोई नॉन पोलर ग्रुप हो। तो अगर मान लो प्रोटीन प्रोटीन के बीच में कुछ अमीनो एसिड्स हैं और उन अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप पर नॉन पोलर ग्रुप हो, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किनके मध्य होता है? नॉन पोलर ग्रुप्स। अब नॉन पोलर ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो सकते हैं? वंडरवाल। अरे वंडरवाल भी तो कुछ नाम के इंटरेक्शन है। तो यहां पर जब नॉन पोलर ग्रुप्स के मध्य अगर किसी प्रकार की अंतःक्रियाएं हो रही हैं तो वो क्या कहला जाएंगी? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अंतःक्रियाएं या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कह सकते हैं। एक आखिरी पांचवा बॉन्ड जो बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शन। यानी जो ये एक स्फीयर, एक ऊन के बॉल के जैसा या ग्लोब्यूल के जैसा जो संरचना बना, इनमें कुल कितने बॉन्ड का निर्माण हुआ दिखेगा? 5। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्राइमरी में ही बन गया था, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका था, 3 और बॉन्ड बनते हैं इस पूरे ऊन वाले स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने कहा कि टोटल 5 बॉन्ड का उपस्थिति आपको टर्शरी संरचना में, टर्शरी स्ट्रक्चर में दिखता है। और अधिकांश प्रोटीन इसी तरह स्फीयर के जैसे प्रोटोप्लाज्म में जगह जगह कोलाइडल रूप से अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। अब क्या होता है? चौथा जो हमें नजर आता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सभी में नहीं होता, कुछ ही प्रोटीन में मिलता है। अधिकांश प्रोटीन कैसा होगा? टर्शरी। कुछ प्रोटीन कैसा होगा? क्वाटरनरी। और जो क्वाटरनरी होता है इसको कहते हैं मोस्ट स्टेबल, सबसे अधिक अस्थाई होता है। अब ये क्वाटरनरी क्या होता है? क्वाटरनरी में क्या होता है? कई भिन्न जो है टर्शरी वाले आपस में ही जुड़ जाएं, भिन्न टर्शरी संरचनाएं भिन्न बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो कहलाते हैं क्वाटरनरी। जैसे मान लो ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। तो अलग अलग टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग अलग निम्न, बहुत अलग अलग प्रकार के बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसी को क्वाटरनरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा का बना है। तो मान लो कि ये एक अल्फा ग्लोब्यूल यानी टर्शरी स्ट्रक्चर में बन गया स्फीयर के जैसा, दूसरा अल्फा ये भी बन गया कुछ टर्शरी स्ट्रक्चर में, ये बीटा टर्शरी स्ट्रक्चर में, ये बीटा टर्शरी स्ट्रक्चर में, फिर ये आपस में अलग अलग बॉन्ड से जुड़ गए, क्या हो गया? क्वाटरनरी। यानी क्वाटरनरी एक ही पॉलीपेप्टाइड का जुड़ाव नहीं है, क्वाटरनरी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के टर्शरी स्ट्रक्चर के जुड़ाव से तैयार हुआ है। तो सारे प्रोटीन जो है कुछ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होते भी नहीं है, बड़े भी नहीं होते, कुछ ही प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से जुड़े हुए होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब अलग अलग जो है टर्शरी संरचनाएं एक दूसरे से अलग अलग बंध द्वारा या बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएं, वही क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन या संरचनाएं कहलाएंगी। आपको यह भी याद होगा जैसे इंसुलिन एक अल्फा और एक बीटा का बना है। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की बात करो तो वो समान
पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से जुड़ा है। यानी जो क्वाटरनरी होता है वो समान इकाइयों से भी जुड़ सकता है और असमान, यानी समान पेप्टाइड द्वारा भी जुड़ सकता है और असमान पेप्टाइड, लेकिन पेप्टाइड एक ही नहीं है, यहां एक से ज्यादा है। तो क्वाटरनरी में कई पेप्टाइड आकर आपस में जुड़ रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में पहले बने होंगे और कई पेप्टाइड एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो समान भी हो सकते हैं पेप्टाइड और असमान भी हो सकते हैं। जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के अंदर समान पेप्टाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। इंसुलिन और हीमोग्लोबिन में समान वाले भी जुड़े हैं और असमान वाले, यानी कि अल्फा बीटा तो कैसा हो गया, असमान, और अल्फा अल्फा कैसा हो गया, समान। ये तो बात हुई हमारे सामने क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन की। इसके बाद से एक और बात करनी है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का डीनेचुरेशन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन लिखें इसमें, फिर उसके बाद समझते हैं। पीएच और टेम्परेचर, पीएच और टेम्परेचर के बदलने से, पीएच और टेम्परेचर के बदलने से, पीएच और टेम्परेचर के बदलने से प्रोटीन का सक्रिय संरचना, सक्रिय संरचना का टूटना, सक्रिय संरचना का टूटना प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहलाता है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहलाता है। तो सक्रिय संरचना कुछ प्रोटीन के क्वाटरनरी है और अधिकांश प्रोटीन का टर्शरी है। तो यही क्वाटरनरी और टर्शरी संरचना टूट जाना क्या है, डीनेचुरेशन है प्रोटीन का। अब क्या होता है, जो अनफेवरेबल परिस्थितियां होती हैं, जो इन्वायरमेंट होते हैं, उनमें क्या हो सकता है, हालांकि मैंने खाली पीएच टेम्परेचर ही बोला है, कुछ और भी अन्य हो सकता है कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट का एक्सपोजर हो जाए या फिर किसी प्रोटीन पर कुछ अनफेवरेबल परिस्थितियों का प्रभाव पड़ जाए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अधिकांश जो बात होती है वो पीएच और टेम्परेचर के आधार पर बात होती है। मान लो पीएच का बढ़ना घटना या तापमान का बढ़ना, तो जिस तरह से धीरे धीरे बॉन्ड बनते गए हैं, प्राइमरी से शिफ्ट हुआ था सेकेंडरी, कुछ बॉन्ड बनकर के ही शिफ्ट हुआ था, फिर सेकेंडरी से आगे बढ़ा था टर्शरी, फिर टर्शरी से आगे बढ़ा था क्वाटरनरी। अब इसी को उल्टा दिशा में लाओ, उल्टा दिशा में आना यह है डीनेचुरेशन, यानी बॉन्ड बनते हुए आगे बढ़ा था तो बॉन्ड टूटते हुए पीछे आएगा। तो बॉन्ड टूट करके वो धीरे धीरे जब वो अपनी शुरुआती वाली परिस्थिति में आता जाए, यही क्या है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन है। अब यहां पर देखो, ये जो डीनेचुरेशन है ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। मान लो कि आपने तापमान का या पीएच का क्षण भर का बदलाव प्रोटीन में दिखाया बड़े कम समय के लिए, तो जो बॉन्ड टूटते हैं वो फिर से बन भी जाते हैं। लेकिन अगर अच्छे खासे वक्त के लिए आपने तापमान का या पीएच का बदलाव प्रोटीन को दिखाया अच्छे खासे लंबे वक्त के लिए, तो जो बॉन्ड टूट गए वो वापस से फिर से बन नहीं पाते। तो जब बॉन्ड टूट गए तो वो परमानेंट हो गया डीनेचुरेशन, अगर वो फिर से बन नहीं पा रहे, और अगर टूटकर फिर से बन पा रहे हैं तो डीनेचुरेशन तो हुआ है लेकिन टेम्पररी रूप से हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ है।
तो अब ये निर्भर करता है कि किसी प्रोटीन का डीनेचुरेशन टेम्पोररी है या परमानेंट, यानी जो बॉन्ड टूटे हैं वो अब टूट ही गए, फिर बन नहीं पा रहे, तो वो कितने समय के लिए कोई अनफेवरेबल परिस्थितियां जो हैं हमारे सेल पर या प्रोटीन पर गिरी हैं, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन है, और वही प्रोटीन पर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट जो है कुछ अपना प्रभाव डालती है। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है उसमें क्वाटरनरी से टर्शरी, टर्शरी से सेकेंडरी में संरचनाएं बदल जाती हैं, लेकिन प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर कभी नहीं टूटता। क्वाटरनरी टूटकर टर्शरी में आ जाता है, टर्शरी वाला टूटकर सेकेंडरी में आ जाता है, लेकिन प्राइमरी वाला संरचना कभी नहीं टूटता, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड यहां नहीं टूट पाते प्रोटीन के डीनेचुरेशन में, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होते हैं। तो सारे बॉन्ड टूट सकते हैं डीनेचुरेशन में सिवाय पेप्टाइड बॉन्ड के, यानी क्वाटरनरी टर्शरी में चेंज हो सकता है, टर्शरी सेकेंडरी में चेंज हो सकता है, सेकेंडरी प्राइमरी में चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइमरी नष्ट नहीं हो सकता। लिखेंगे इस बात को। दूसरा पॉइंट, डीनेचुरेशन में क्वाटरनरी कॉमा टर्शरी, डीनेचुरेशन में क्वाटरनरी कॉमा टर्शरी कॉमा सेकेंडरी संरचनाएं टूट जाती हैं, लेकिन प्राइमरी संरचना नष्ट नहीं होता। प्राइमरी संरचना नष्ट नहीं होता। प्राइमरी संरचना नष्ट नहीं होता क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते किसमें? डीनेचुरेशन प्रक्रिया में। तो डीनेचुरेशन प्रक्रिया में कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता? बिल्कुल पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, बाकी सब टूटते। तो जिस तरह से बॉन्ड बनते बनते ये आगे बढ़े थे, तो उल्टे दिशा में टूटना आना, उल्टे दिशा में आ जाना, यही प्रोटीन का क्या है? डीनेचुरेशन है। लेकिन अगर मान लो कि थोड़े भर के लिए, क्षण भर के लिए खाली कोई अनफेवरेबल एनवायरनमेंट दिखा है प्रोटीन को, तो वो टूटता भी है कुछ बॉन्ड, तो फिर बन भी जाता है और जीव पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई तापमान मान लो ज्यादा गिर गया लंबे समय तक, तो जो बॉन्ड टूट गए क्वाटरनरी से टर्शरी से सेकेंडरी से प्राइमरी, और वो लंबे समय तक मान लो तापमान उस पर गिरा ही रह गया, तो अब वो वापस से आगे अपने सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी में नहीं जा पाएंगे, वो वैसा का वैसा रह जाएगा। और प्रोटीन अपनी सक्रिय संरचना गंवा चुका होगा, यानी प्रोटीन अब फंक्शनल नहीं रहा होगा और जीव की मृत्यु फिर हो जाएगी। तो जब कोई अनफेवरेबल परिस्थितियां एक लंबे समय तक प्रोटीन पर अपना प्रभाव डालती हैं, तो प्रोटीन की संरचनाएं परमानेंटली टूट जाती हैं और वो अपने कार्यगत करने की क्षमताएं खो देते हैं, जिसकी वजह से कई जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। एक बात और हमें करना है, जो कि डेफिनेशन के स्तर पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राथमिक उपपचायजत, क्या कहते हो? उपपचायक, हाँ ठीक है। तो ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो अब देखो यहां पर इनका समझना सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं ऐसे रसायन जो ग्रोथ व रिप्रोडक्शन में योगदान दें या योगदान देते हैं,
और इनको कह रहे हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ऐसे रसायन होते हैं जो ग्रोथ वो रिप्रोडक्शन में योगदान नहीं देते, तो हमने कहा यहां पर ग्रोथ वो रिप्रोडक्शन में योगदान नहीं देते। इनकी बात करी जाए तो ये सभी जीवों में उपस्थित होते हैं, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में उपस्थित होते हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में उपस्थित नहीं होते, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में उपस्थित नहीं होते। इनका कार्य ज्ञात होता है, इनका कार्य ज्ञात नहीं होता है। समझा जा रहा है इन बातों को? प्राइमरी मेटाबोलाइट, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ रसायन, कुछ केमिकल्स को प्राइमरी मेटाबोलाइट कहा जाता है और कुछ को सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहा जाता है। अब कौन से केमिकल को प्राइमरी कहा जाए, कौन से को सेकेंडरी कहा जाए, रसायन को, ये हमें कैसे डिसाइड करना है? तो वो केमिकल जो किसी जीव के अंदर उपस्थित है और कोई इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, तो वो कहलाएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट। अगर कोई रसायन किसी जीव के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य या भूमिका को अंजाम दे रहा है, तो उसको कहेंगे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो हो सकता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बड़े इंपॉर्टेंट काम माने जाते हैं। तो ये रसायन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में अपना योगदान तो जरूर देंगे, और इंपॉर्टेंट है तो सबके अंदर उपस्थित भी होंगे। एग्जाम्पल आपसे बोलूं, मैंने बोला किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप कुछ भी देखते हो या कोई भी कार्य देखते हो, वो या तो प्रोटीन से है या प्रोटीन का है। कुछ भी कार्य देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, वो या तो प्रोटीन के ही होते हैं या प्रोटीन के कारण से कोई भी चीजें हो रही होती है। यानी सभी जीवों में प्रोटीन का होना आवश्यक है, और सभी में प्रोटीन है, और सभी में प्रोटीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं, जो भी स्ट्रक्चर, संरचनाएं, सब प्रोटीन का या प्रोटीन के वजह से ही तो है। तो सबके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति तो दिखेगी, और इंपॉर्टेंट कार्य भी कर रहे हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट। और बताओ कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो सूचना संग्रहण किया है, कहां पर? न्यूक्लिक एसिड, जीन्स में। यानी न्यूक्लिक एसिड भी सबके अंदर उपस्थित होगा। आपको मालूम है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे शरीर के हर कार्य को अंजाम कौन कराता है? न्यूक्लिक एसिड, जीन्स। और वो क्या करके कराता है? प्रोटीन बना के। यानी सबके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, सबके अंदर प्रोटीन्स हैं। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि ये शरीर सभी के अंदर उपस्थित हैं, और ये शरीर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और इनके कार्य की जानकारियां भी हमें है। शुगर्स, शुगर्स की बात करो तो सभी के अंदर है, और सभी के अंदर ये क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी का काम कर रहा है। आपको मालूम है रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ते हो तो ग्लूकोज आता है, यानी शुगर्स भी सबके अंदर होने चाहिए। तो इसी तरीके से ये तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करी जाए तो शरीर के अंदर जिन जीव में, पहली बात तो ये सभी जीव में नहीं है, और जिसमें भी हैं उसमें ये क्यों है पता नहीं है, यानी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। तो प्राइमरी ये सभी जीव में है, और इनका कार्य पता है हमें, और वो कोई महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सभी में नहीं है, और जिनमें है वो क्यों है, वो केमिकल, वो हमें पता ही नहीं है, वो अज्ञात है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर रहा कोई कार्य का।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हम मसाले लेते हैं, स्पाइसेस। अब वो पौधे में वो मसाले कर क्या रहे हैं नहीं पता। वो बात अलग है कि ह्यूमंस उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, लेकिन उस पौधे में वो है क्यों नहीं पता। रबर ह्यूमंस भले ही अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पौधे में वो क्यों है नहीं पता। मॉर्फिन जैसे बहुत सारे एल्कोलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, तो ये सब पौधे में क्यों है इसका कार्य का पता नहीं है, या कोई कार्य होता ही नहीं है, लेकिन ह्यूमंस इसका यूज कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ह्यूमन खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में वो मेटाबोलाइट्स हैं वो क्यों हैं इसके बारे में हमें कोई भी जानकारियां नहीं है, या फिर वो कोई भी कार्य नहीं करता। अब इसी के रिलेटेड कुछ बात करनी है हमें हमारे मॉड्यूल के। आप पेज नंबर 234 और 235 एक बार ओपन कर लो। 234 और 235 पीछे की तरफ से कुछ टेबल्स के बारे में हमें बात करनी है। 234 235 जिसमें 235 में देखो तो एक टेबल बना हुआ है, 235 में बना हुआ है। मेरे पास इंग्लिश वाला मॉड्यूल है, उसमें मैं पढ़ रहा हूं। पहले कोलेजन लिखा हुआ है, फिर ट्रिप्सिन लिखा है, फिर इंसुलिन लिखा है। ये पूरा टेबल वैसे याद रखना है। वैसे सबका कार्य कोई भारी भरकम नहीं है, ये सब हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है। जैसे मान लो कोलेजन हमें मालूम है कि कोई ग्राउंड सब्सटेंस है कहीं ना कहीं, हाँ इंटरसेलुलर होता है ये। और ट्रिप्सिन हमें मालूम है एंजाइमेटिक क्रियाएं करती हैं। इंसुलिन हमें मालूम है ये हार्मोन है। फिर इसी तरह से एंटीबॉडी हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं इंफेक्शियस एजेंट से क्या करेगा, फाइट कराता है। ये सब हमें पता है। GLUT4 के ऊपर सवाल इस टेबल से बन चुका है और ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए ध्यान भी रखना है। GLUT4 के ऊपर आ चुका है। ग्लूट GLUT, GLU का मतलब है ग्लूकोज और टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट। GLU का मतलब है ग्लूकोज और टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट, यानी ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में सहायक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उन सेल मेम्ब्रेन के अंदर GLUT4 एक प्रोटीन चैनल है और वही ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, अपना योगदान देता है। ठीक है, तो ये एक टेबल ध्यान रख लें। पेज नंबर 234 पर आपको एक सिंपल प्रोटीन बनाया गया, एक कंपाउंड और एक डेराइव्ड, ये बनाया गया है। इसमें आप देखना जो कंपाउंड प्रोटीन बनाया गया और उसमें एक एरो बनाया गया है, बांटा गया है, उसमें देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप शब्द लिखा हुआ दिखेगा नीचे में। नीचे में प्रोस्थेटिक ग्रुप कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, दिख गया? कंपाउंड प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन बीच में बनाया हुआ है और उसी को दो पार्ट में यहां पर बांटा है। ध्यान रखना है बस इतना कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कंपाउंड प्रोटीन के, याद नहीं रखने हैं। जैसे आपको मालूम है कि जैसे वायरस जो होता है वो किसका बना होता है, RNA प्लस प्रोटीन का ही बना होता है। तो प्रोटीन के अलावा कोई भी चीज जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी RNA क्या हो गया यहाँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप वायरस के अंदर। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, याद नहीं करना है, केवल इतना मालूम रखना है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल कोई भी याद नहीं रखें। इसके बाद से आप यहां पर पेज नंबर 232 ओपन करें। उसमें कुछ अमीनो एसिड्स पर कुछ विशेष पॉइंट बोले गए हैं, कुछ विशेष बिंदु बोले गए हैं, स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं। पेज नंबर 232 पर दिख रहा है स्पेशल पॉइंट्स, जिसमें पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 ये याद रखना है आपको। पहला पॉइंट तो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भाई प्रोलीन में क्या होता है, इम्यूनो ग्रुप, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्यूनो एसिड कहते हैं। फिर बात कह रहा है यहाँ पे सिस्टीन और मिथुनिन में क्या होता है, सल्फर होता है, ये हमें मालूम है। फिर बात कह रहे हैं कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, यानी इसमें बेंजीन रिंग मिलेंगे, आपको रिंग मिलेगा। फिर उसके बाद से यहां पर छठा जो है, ग्लाइसिन के अलावा मैंने लिखा भी था सभी के सभी क्या हैं, लीवो रोटेटरी हैं। फिर जो है सातवां पॉइंट हमने लिखा भी था कि ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट है क्योंकि आर की जगह पे क्या है, एच है। और ये याद रख लेना ट्रिप्टोफैन क्या होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल है, बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद से आपके मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर
219 उस 219 पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिखा हुआ है, उस प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नीचे एक टेबल बना हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, और ये एनसीईआरटी का है, बिल्कुल चांस नहीं ले सकते इसको, आपको ऐसा का ऐसा याद रखना पड़ेगा। जैसे पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड एक एग्जांपल दिया हुआ, पौधे में कैरोटीनॉइड्स क्यों है नहीं पता, लेकिन पौधे में है, कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर रहा या इसका कार्य हमें नहीं पता, वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एल्केलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन मैंने बोला, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये ध्यान रखना है। पेज नंबर 218, उसमें जो नीचे वाला टेबल है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 ध्यान रख लेना है, और एक सिलिकॉन कहा था, और वो भी सिर्फ ह्यूमन के बॉडी वाला ही बात किया था। जो 218 में जो सबसे ऊपर टेबल बना हुआ है, इसका एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन है, वाटर, उसके बाद कौन है, प्रोटीन, उसके बाद कौन है, न्यूक्लिक एसिड। यानी यहां क्या करना है, क्रम याद रखना है, शरीर के अंदर कौन किस क्रम में क्या उपस्थित है, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद रखना है। तो आप जो है अपने हाथों से चाहो तो इसको ऑर्डर के फॉर्म में लिख लेना, और आपको इसके क्रम और ऑर्डर याद रखना है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले क्रम पर कौन है, दूसरे क्रम पर कौन है, तीसरे क्रम पर कौन है, ये याद रखना है, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हमारी हुई बायोमॉलिक्यूल की, इसको अच्छे से रिवाइज करें, याद करने वाला हिस्सा है। चलो अब बात ये करूं कि आपको एक बात तो मालूम पड़ चुका है कि बोर्ड का एग्जाम जो अभी 12th वालों का होने वाला है, कब होने वाला है, कुछ मई से शुरू होकर के कुछ जून मिड में जाकर के समाप्त होगा। यानी कि आप यह अनुमान थोड़ा बहुत लगा सकते हो कि आपका नीट का एग्जाम जो है वो लगभग, एक अनुमान लगा रहे हैं, बाकी जो आएगा डेट तो वो तो आएगा ही, जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के आसपास होना चाहिए। यानी कि आपके जो समय पहले सोचा जा रहा था मई फर्स्ट वीक के आसपास, वो बढ़कर के अब मान करके चलो जुलाई हो गया, यानी कि एक जून और एक जुलाई, यानी 1.5 महीना के आसपास आपको और जो है समय मिल गया। तो समय एक अच्छा खासा मिल गया है, उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। और अगर मान लो कि नंबर तो मैंने पहले दे ही रखा था, उसमें अगर मान लो कि कोई भी आपको कोई दिक्कत या कोई डाउट रह गया हो, तो आप जो है मेरे से पूछ लेना, मैं या तो इस बिल्डिंग में या तो किसी बिल्डिंग में भी, मतलब ज्यादातर चांस है कि सत्यार्थ में या फिर यहाँ पर आप मिलकर के मॉड्यूल 2 वाला जो हिस्सा है उसके अंदर कोई भी डाउट हो, एनसीईआरटी का हो या मॉड्यूल का हो, कोई भी तरह के कोई परेशानी रह गई हो, वो आकर के पूछ लेना। मॉड्यूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना। मॉड्यूल 2 की बात करूं तो जो पिछली बार अभी जो एग्जाम हुआ है, जो नीट हुआ है, उसमें लगभग 33 क्वेश्चन इसी से ही था, केवल 30 से 32, 90 में से 33 क्वेश्चन खाली मॉड्यूल 2, सॉरी 100 में से, इस बार 100 आया था, 100 में से 33 यानी 33% का हिस्सा मॉड्यूल 2 से ही आया था। इसलिए मॉड्यूल 2 को ढंग से पढ़ लेना। 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिसको अगर आप ढंग से पढ़ लो तो मान करके चलो कि आप 60% क्वेश्चन बड़े आराम से बायोलॉजी के कर सकते हो। सबसे पहला तो मॉड्यूल 2, दूसरा इकोलॉजी, तीसरा मान लो प्लांट डाइवर्सिटी, चौथा प्लांट फिजियोलॉजी, पांचवा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से पहले कम क्वेश्चन आते थे, आजकल इससे भी 8-10 क्वेश्चन दिख जा रहे हैं। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं, मान करके चलो मॉड्यूल 2 इकोलॉजी, फिर आपकी बात आ गई है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी। इससे अगर आप 5 टॉपिक को ढंग से पढ़ रहे हो तो 60% तक का हिस्सा आपका बड़े आराम से बायोलॉजी का कवर अप हो जाएगा। पढ़ना तो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक फाइनल टच देंगे, जब रिवाइज करेंगे, तो इन 5 टॉपिक को थोड़े ढंग से पढ़ेंगे वापिस से, एक फाइनल टच, यानी कि पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। जो कम वेटेज वाला है उसको केवल किससे पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, और मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लो फिर से जब आपको रिवाइज करना हो तो। लेकिन जो अच्छे वेटेज वाले टॉपिक हैं उसके तो आपको मॉड्यूल के थ्योरी भी पढ़ना है, हो सकता है कोई टीचर नोट्स लिखाते हैं तो नोट्स पढ़ लेना है और एनसीईआरटी पढ़ लेना है, और जो नोट्स नहीं दिखा रहे, नहीं लिखाया, इसका मतलब अपने को मॉड्यूल पढ़ लेना है और एनसीईआरटी पढ़ लेना है। हाई वेटेज वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ें भाई, ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक खुशखबरी बस सुनाओ कि नीट में सिलेक्शन हो गया, और फिर मिठाई खिलाओ जरूर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आज खत्म हो गया अपना टॉपिक।